लिस्ट हम बना दिए इसका, ठीक है ना। चलिए, सो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इसी को बहुत लोग मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड भी बोलते हैं, इसी को बहुत लोग मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स भी बोलते हैं, इसी को बहुत लोग मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी भी बोलते हैं। क्लियर, सब्जेक्ट एक ही है, नाम अलग अलग है, बहुत लोग अलग अलग नाम से इसी सब्जेक्ट को बुलाते हैं, इजंट इट। मेरा नोट्स है ना, कंप्लीट नोट्स, उसी नोट्स के थ्रू रिवीजन कराएंगे और अच्छे से कराएंगे, आराम से कराएंगे। इज इट क्लियर? चलिए, सोम के लिए सबसे अच्छा कौन कौन सा रिकमेंडेड लिटरेचर है? गेडे एंड गुडनो 9th एडिशन, आरसी हिबलर 10th एडिशन अवेलेबल तो है लेकिन दैट इज वेरी कॉस्टली, वो फॉरेन एडिशन में है, इंडियन एडिशन में 9th एडिशन ही अवेलेबल है, ठीक है। मेरा क्लास नोट्स और वर्कबुक का पूरा वीडियो सॉल्यूशन और वर्कबुक कहां मिलेगा? लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट लिंक्स में मिलेगा, सो लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट लिंक से कनेक्ट कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर गेट और इंजीनियरिंग सर्विस का इसका बनाइए, टेस्ट सीरीज बनाइए, दैट इज मोर देन एनफ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में दो पार्ट होता है, एक एनालिसिस होता है और एक डिजाइन होता है। डिजाइन में कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है आपका? आरसीसी डिजाइन और स्टील डिजाइन, पीएससी डिजाइन, मैसनरी डिजाइन, दीज आर द डिजाइन सब्जेक्ट। एनालिसिस में बीटेक का कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है? दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और स्ट्रक्चर एनालिसिस। किसी को आप नॉलेजेबल कब बोलते हैं? नॉलेज इससे नहीं पता चलता है कि वो कितना ज्यादा जानता है, ठीक है। नॉलेज इससे पता चलता है कि वो कितनी सारी चीजों को कितने कम वर्ड्स में बोल पाता है, दैट इज नॉलेज, ठीक है ना। नॉलेज का मतलब ये नहीं होता है कि आप बहुत कुछ जानते हैं, नॉलेज का मतलब ये होता है उन सारी चीजों को लिंक करके आप एकदम समराइज कर दिए हैं, दैट इज नॉलेज, ठीक है ना। तो आप सब चीजों का लिंक भी समझते हैं, अलग अलग नहीं समझते हैं। सो एंटायर एनालिसिस सब्जेक्ट कैन बी अंडरस्टूड बाय यूजिंग ओनली 3 words, दैट इज इक्विलिब्रियम, कॉम्पैटिबिलिटी एंड एनर्जी। इक्विलिब्रियम, कॉम्पैटिबिलिटी और एनर्जी तीनों जो समझ गया वो लोग पूरा एनालिसिस समझ गया, पूरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल समझ गया। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग ऑलरेडी सोम एक बार पढ़े हुए हैं। जरा बताइए, सोम और स्ट्रक्चर एनालिसिस जो लोग पढ़े हुए हैं, अब उन लोगों को फील होता है कि ये सारा सब्जेक्ट कुछ और नहीं है, बेसिकली यही 3 चीजें, हर चैप्टर में आप लोग यही 3 काम करते हैं? बताइए। ठीक है। नाउ सो नीड ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का नीड क्या है? दैट यू हैव टू नो, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का नीड क्या है? तो बहुत सिंपल है, कोई भी आप स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस स्ट्रक्चर पे जब लोड लगाते हैं तो लोड की वजह से वो मेंबर्स, जो भी मेंबर है वो टूटे नहीं, इसके लिए आपका उसको उस मेंबर का स्ट्रेंथ पता होना चाहिए। तो मेंबर जिस मटेरियल से बना हुआ है, उस मटेरियल के बारे में जब तक आप स्टडी नहीं कीजिएगा, उस मेंबर का स्ट्रेंथ नहीं पता चलेगा। और मेंबर का जब तक स्ट्रेंथ नहीं पता चलेगा तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि उस पर आप कितना लोड अप्लाई कर सकते हैं। सो दैट इज वेरी सिंपल। सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर आर मेड अप ऑफ सम सॉलिड मटेरियल्स, सॉलिड मटेरियल से सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर बनता है। इफ स्ट्रक्चर इज सब्जेक्टेड टू एनी लोड, then effect of load inside the solid need to be covered to understand behavior of structure under that load. So उस लोड का इफेक्ट को समझने के लिए उस मटेरियल में, मेंबर में, अंदर में क्या हो रहा है ये हमको पढ़ना पड़ता है। तो 2 टाइप का होता है मेंबर, जो होता है वो 2 टाइप का हो सकता है, एक डिफॉर्मेबल हो सकता है और एक नॉन डिफॉर्मेबल। डिफॉर्मेबल का मतलब जो बेंड होगा, खींचेगा, जो बेंड होगा, खींचेगा, कंप्रेस होगा, क्लियर, दैट इज डिफॉर्मेबल। और एक रिजिड मेंबर मतलब उसमें कुछ नहीं होगा। जैसे हम लोगों के दिमाग में आता है ना रिजिड मतलब पत्थर, वैसे पत्थर भी डिफॉर्मेबल होता है, बट हाथ के रिस्पेक्ट में देखिएगा तो पत्थर क्या है? रिजिड है, क्लियर। पत्थर ना तो कंप्रेस होता है ना खींचता है, सो रिजिड, ठीक है। सो इमेजिनेशन के लिए हम बता रहे हैं, ऐसे तो पत्थर भी डिफॉर्मेबल होता है। इज इट क्लियर? सो डिफॉर्मेबल और नॉन डिफॉर्मेबल। तो हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कौन सा पढ़ते हैं? डिफॉर्मेबल पढ़ते हैं या नॉन डिफॉर्मेबल पढ़ते हैं?
बताइए। डिफॉर्मेबल पढ़ते हैं या नॉन डिफॉर्मेबल? डिफॉर्मेबल पढ़ते हैं। नॉन डिफॉर्मेबल कहां पढ़ते हैं? नॉन डिफॉर्मेबल किस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं बताइए? नॉन डिफॉर्मेबल किस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं? कोई बताएगा? नॉन डिफॉर्मेबल किस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं? नॉन डिफॉर्मेबल पढ़ते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। ठीक है, नॉन डिफॉर्मेबल पढ़ते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। याद कीजिए, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में मटीरियल बॉडी के अंदर नहीं जाते हैं, बॉडी को बाहर से देखते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बॉडी के अंदर घुस जाते हैं हम लोग। ठीक है, इस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में स्ट्रेस स्ट्रेन नहीं पढ़ाया जाता है। स्ट्रेस स्ट्रेन बॉडी के मटेरियल के अंदर जाके होता है, और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में बाहर से हम लोग केवल देखते हैं इक्विलिब्रियम है कि नहीं, मूवमेंट हो रहा है कि नहीं, ये सब हम लोग देखते हैं उसमें। ठीक है, चलिए, एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स है, दो पार्ट में हम पढ़ाए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, क्योंकि आदमी को धीरे धीरे समझ में आता है। तो एक्सटर्नल किसको बोलते हैं और इंटरनल किसको बोलते हैं? सिंपल है, आप बाहर से ये अप्लाई किए, दैट इज एक्सटर्नल, और वो अप्लाई करने के कारण मेंबर के अंदर में जो डेवलप हुआ दैट इज इंटरनल। सो एक्सटर्नल और इंटरनल में ये सिंपल सा डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन सम टर्म्स। होता क्या है, बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, सर ये टर्म और ये टर्म में क्या डिफरेंस है, ये टर्म और ये टर्म में क्या डिफरेंस है। ये डाउट सबसे कॉमन होता है, तो इसलिए मैंने फर्स्ट चैप्टर में ही सारे टर्म्स के बीच में डिफरेंस बच्चों को समझा दिया। जो बच्चों को जनरली कॉलेज में डाउट होता है, बच्चों को तो ट्रांसलेशन, रोटेशन, बेंडिंग मोमेंट, रोटेशन सब एक ही लगने लगता है। क्लियर? तो इसलिए मैंने फर्स्ट चैप्टर में ही बहुत सारे टर्म्स में डिफरेंस बता दिया, सो दैट कि आप लोग कंफर्टेबल हो जाइए। डिफॉर्मेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द डिफरेंस? डिफॉर्मेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। मेंबर पे आप फोर्स लगाएं, तो फोर्स लगाएं तो मेंबर खींचा, दैट इज डिफॉर्मेशन। मेंबर बेंड हुआ, दैट इज डिफॉर्मेशन। और बेंड होने की वजह से ये पॉइंट यहां से यहां आ गया, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जनरली किसकी वजह से होता है? डिफॉर्मेशन की वजह से होता है, अगर डिफॉर्मेबल बॉडी होगा तो। आया समझ में? डिफॉर्मेशन और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस समझिए। अब बताइए, सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर में डिफॉर्मेशन होता है या डिस्प्लेसमेंट? सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर में डिफॉर्मेशन होता है या डिस्प्लेसमेंट? दोनों होता है ना, दोनों होता है। एक कैसे होगा? ट्रस पे आप लोड अप्लाई करते हैं, ट्रस पे लोड अप्लाई करते हैं, मेंबर में टेंशन कंप्रेशन आता है तो डिफॉर्मेशन होता है, और उसके ज्वाइंट का डिस्प्लेसमेंट होता है। विजुलाइज कीजिए, फील कीजिए ये सब। ठीक है, दोनों होता है सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर में। ठीक है, नाउ इलास्टिक बॉडी, आप पी फोर्स लगाएं, यहां से ये बॉडी यहां चला गया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिफॉर्मेशन हुआ क्या? डिफॉर्मेशन हुआ। ठीक है, ये बॉडी इलास्टिक है, बॉडी इलास्टिक है, लेकिन इलास्टिक बॉडी में कोई डिफॉर्मेशन नहीं हुआ, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इलास्टिक बॉडी इज बिहेविंग एज ए रिजिड बॉडी। ध्यान से सुनिए, इलास्टिक बॉडी इज बिहेविंग एज अ रिजिड बॉडी। आया समझ में? इलास्टिक बॉडी बिहेव कैसा कर रहा है? रिजिड बॉडी की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, सो इलास्टिक बॉडी इज मूविंग एज अ रिजिड बॉडी। मेरा ये कंप्लीट नोट्स कहां मिलेगा? लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट लिंक्स में मिल जाएगा। लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट लिंक्स में डाउनलोड कर लीजिएगा। इसी का व्हाइट बैकग्राउंड वाला में मिल जाएगा, उसको प्रिंट आउट लेना होगा तो प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर? सो ये इलास्टिक बॉडी, दिस इज कॉल्ड रिजिड बॉडी मूवमेंट, इवन बॉडी इज इलास्टिक बिकॉज नो डिफॉर्मेशन, इसलिए ये ऐसा है। मूवमेंट वर्सेस डिफॉर्मेशन, मूवमेंट और डिफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है? तो देखिए, लोड लगाएं, लोड लगाने से ये डिफॉर्म हुआ, और यहां पे ऐसे लोड लगाएं, ये डिफॉर्म हुआ या मूव हुआ?
सो दिस इज मूवमेंट एंड दिस इज डिफॉर्मेशन। आया समझ में? चलिए, और ये क्या हो गया, इंक्लाइन लोड ऐसे लगाएं तो मूव भी कर रहा है और डिफॉर्म भी हो रहा है, सो दैट इज डिफॉर्मेशन प्लस मूवमेंट। ठीक है, नाउ ट्रांसलेशन वर्सेस रोटेशन। ट्रांसलेशन मूवमेंट क्या होता है, रोटेशनल मूवमेंट क्या होता है? दैट इज वेरी सिंपल। कोई बॉडी है, अगर बॉडी किसी भी डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में जाएगा, किसी भी डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट होगा, देन दैट इज ट्रांसलेशन। बॉडी का किसी भी डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट होगा, देन दैट इज ट्रांसलेशन। उसको ट्रांसलेशन बोलते हैं। ठीक है, रोटेशन, सर्कुलर मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज कॉल्ड रोटेशन। किसी भी पॉइंट के अबाउट कोई बॉडी अगर घूम रहा है, सर्कुलर ऐसे घूम रहा है, देन दैट इज रोटेशन, उसी को रोटेशन बोलते हैं। आया समझ में? क्लियर? ये सब चीजों में डिफरेंस समझिए। नाउ डायरेक्शन कैसे पता कीजिएगा, ट्रांसलेशन और रोटेशन का डायरेक्शन कैसे पता कीजिएगा? तो हमेशा डायरेक्शन किधर से किधर होगा, इनिशियल टू फाइनल डायरेक्शन होगा या नहीं? दैट इज वेरी सिंपल। कोई भी चीज किधर मूव किया कैसे पता कीजिएगा? तो इनिशियल से फाइनल के तरफ आप एरो बना दीजिए, दैट इज द मूवमेंट का डायरेक्शन। ये ग्रीन वाला बीम था, लोड अप्लाई किए, येलो वाला हो गया। क्लियर? ट्रांसलेशन का डायरेक्शन क्या हुआ, डाउनवर्ड हुआ ना, ट्रांसलेशन का डायरेक्शन डाउनवर्ड हुआ। रोटेशन का डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? तो देखिए, ये वाले पॉइंट पे अगर यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो कैसे आता, हॉरिजॉन्टल आता या नहीं? यहां पे हॉरिजॉन्टल आता, तो ग्रीन वाला लाइन हॉरिजॉन्टल, इनिशियल टेंजेंट, ग्रीन वाला लाइन इनिशियल टेंजेंट, और येलो वाला लाइन क्या हो गया, फाइनल टेंजेंट। इनिशियल से फाइनल की तरफ एरो दिखा दीजिए, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। इनिशियल से फाइनल की तरफ दिखा देंगे, दैट इज डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। आया सबको समझ में? रोटेशन वर्सेस बेंडिंग। बेंडिंग और रोटेशन में क्या अंतर है? सबको सेम ही लगता है, बहुत लोगों को ये सब भी चीज सेम लगता है कि बेंडिंग और रोटेशन सेम है। नहीं, बेंडिंग, लोड अप्लाई करते हैं तो मेंबर बेंड करता है, और बेंड करने की वजह से रोटेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बताइए, रोटेशन के लिए बेंडिंग हमेशा जरूरी है क्या? रोटेशन के लिए बेंडिंग हमेशा जरूरी है क्या? रोटेशन के लिए बेंडिंग हमेशा जरूरी है क्या? नहीं जरूरी है। रोटेशन के लिए बेंडिंग जरूरी नहीं है। देखिए, ये मेंबर है, इसको ऐसे घुमा दीजिए, रोटेशन हो गया, बेंडिंग नहीं हुआ। बट बेंडिंग के कारण रोटेशन होता है। सो रोटेशन मे बी ड्यू टू बेंडिंग, मे बी मे नॉट बी, दोनों हो सकता है। मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है रिवीजन में? ठीक है, फोर्स एंड एक्सियल फोर्स, ये चीज केवल हम ही बताते हैं और कोई नहीं बताता है, फोर्स और एक्सियल फोर्स। ठीक है, कोई ये दोनों में डिफ्रेंशिएट करके नहीं बताता है। वैसे मेरा डिस्कवरी नहीं है, ठीक है, हम एक बहुत अच्छी बुक पढ़े थे आईआईटी दिल्ली में जब थे तब। ठीक है, लाइब्रेरी से एक बुक निकाले थे, वहाँ पे पढ़े थे ये, तो हमको बड़ा अच्छा लगा। मेरा बहुत अपना खुद का कॉन्सेप्ट उस समय बहुत अच्छा क्लियर हुआ, और उसके क्लियर होने के बाद से हम ये चीज़ बच्चों को बताते हैं। Isn't it? मे नॉट का कोई एग्जाम्पल अभी ना बैक स्लाइड करके बताए थे कुणाल। सो फोर्स क्या होता है, वेक्टर होता है। फोर्स वेक्टर होता है, एक्सियल फोर्स वेक्टर नहीं होता है। एक्सियल फोर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, एक्सियल फोर्स इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। देखिए, दिस इज फोर्स, मैग्नीट्यूड P, डायरेक्शन x एक्सिस में। एक्सियल फोर्स ये हुआ, एक फोर्स लगाने से एक्सियल फोर्स नहीं होता है, एक फोर्स प्लस दो फोर्स, दोनों मिलता है तब टेंशन या कंप्रेशन आता है। तो अब इसका डायरेक्शन आप क्या बोलिएगा, लेफ्ट बोलिएगा कि राइट बोलिएगा? तो एक्सियल फोर्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू फोर्सेस। ठीक है, इसका डायरेक्शन नो डायरेक्शन, सो दिस इज एफ। तो कहिएगा सर एक्सियल फोर्स भी तो प्लस माइनस होता है। हर जो चीज प्लस माइनस हो वो वेक्टर नहीं होता है। कोरोना भी तो पॉजिटिव होता है, कोरोना भी तो पॉजिटिव होता है, कोरोना भी तो नेगेटिव होता है, तो क्या वो वेक्टर है? नहीं है ना। समझ में आया?
क्लियर हुआ? चलिए, टेंशन एंड कंप्रेशन आर नॉट डायरेक्शन, दे आर इफेक्ट। टेंशन और कंप्रेशन क्या है? डायरेक्शन नहीं है, दे आर इफेक्ट। कोई कहेगा सर टेंशन, टेंशन इज नॉट अ डायरेक्शन, टेंशन एंड कंप्रेशन इज द इफेक्ट ऑफ टू फोर्सेस। ठीक है, तो ये डायरेक्शन नहीं है। एक्सियल फोर्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। दो फोर्सेस का कॉम्बिनेशन होता है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव डज नॉट मीन डायरेक्शन, एनीथिंग कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज पॉजिटिव और नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल कोरोना वायरस, ऐसा समझ में नोट्स में लिखा दिए थे। क्यों? क्योंकि जब पढ़ा रहे थे उस समय कोरोना बहुत पॉपुलर था, समझ में आया, इसे नोट्स में लिखा दिए थे। ठीक है, ज्यादातर चीज जो हम बोलते हैं ना हम लिखा ही देते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहा। इलोंगेशन वर्सेस एक्सपेंशन में क्या डिफरेंस है, ये भी सब लोग एक समझ लेते हैं कि इलोंगेशन और एक्सपेंशन दोनों सेम है, जबकि इलोंगेशन और एक्सपेंशन सेम नहीं होता है। किसी चीज को पकड़ के खींचते हैं, दैट इज इलोंगेशन, लेंथ बढ़ता है। किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, दैट इज एक्सपेंशन, उसमें भी लेंथ बढ़ता है। लेंथ बढ़ना इज नॉट इलोंगेशन, या लेंथ बढ़ना इज नॉट ऑलवेज एक्सपेंशन। ये डिपेंड करता है कि लेंथ कैसे बढ़ा। तो मॉलिक्यूल है, कोई भी सॉलिड है उसका मॉलिक्यूल है, जब आप खींचते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर आपका क्या होता है, डिफॉर्मेशन होता है मटेरियल में। तो मॉलिक्यूल्स ऐसे हो जाते हैं, उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है, तो जिसकी वजह से लेंथ बढ़ जाता है। और जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है, मॉलिक्यूल का डिस्टेंस बदल जाता है। दो मॉलिक्यूल था, दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है, तो मेंबर का लेंथ बढ़ जाता है। आया समझ में? सो दिस इज इलोंगेशन, फोर्स लगाएं मेंबर बड़ा हो गया, दिस इज इलोंगेशन। टेम्परेचर बढ़ाएं मेंबर बड़ा हो गया, दैट इज एक्सपेंशन। मजा आया? जो लोग हमसे, वाह प्रज्वल कटियार EIL से लाइव देख रहे हैं, वाह क्या बात है। आपकी मैडम को बता दें, मैडम आपका कंप्लेन करेगी। हाँ सर देखिए तैयारी कर रहा है, हाँ छोड़ के चला जाएगा EIL। ठीक है, चलिए रोटेशन वर्सेस स्लोप। सो रोटेशन और स्लोप ये दोनों में लोगों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है। ये हम एकदम अच्छे से क्लियर कर देना चाहते हैं। जो हमसे पढ़े हैं उनको तो बड़ा अच्छा से क्लियर है, जो नहीं पढ़े हैं यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, चलिए उन लोगों को भी आज हम बता देते हैं कि रोटेशन और स्लोप में क्या डिफरेंस है। अच्छा गुड, ठीक है। नाउ सी, सो रोटेशन और स्लोप में क्या डिफरेंस है। कॉमन सेंस से सोच के बताइए, कॉमन सेंस से सोच के बताइए। जो आदमी कभी मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा है, जो आदमी कभी लाइफ में मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा है, बाबा, ठीक है, बाबा लोग जो मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा है, कभी नहीं पढ़ा है, ठीक है, बचपन से कभी मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा है, बाबा लोग, वो लोग को भी रोटेशन पता होता है या नहीं? वो लोग रोटेशन बोलिएगा तो समझेगा कि नहीं समझेगा? पहले हमको ये बताइए, बाबा लोग समझेगा कि नहीं समझेगा रोटेशन अगर बोलिएगा तो? हाँ अवेलेबल होगा, ठीक है। सो बाबा लोग भी रोटेशन समझता है। रोटेशन को समझने के लिए कुछ कोई पढ़ने का जरूरत नहीं है, ये चीज ऐसे ऐसे घूम रहा है, दिस इज रोटेशन, ये तो हर किसी को समझ में आता है। घूमना इज रोटेशन, अंग्रेजी में हम लोग रोटेशन बोलते हैं, हिंदी में घूमना बोलते हैं, दैट इज रोटेशन। आया समझ में? क्लियर? तो ये रोटेशन है। अब हमको बताइए कि जो मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा है वो स्लोप समझेगा क्या? जो मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा है वो स्लोप समझेगा क्या? स्लोप नहीं समझेगा। क्लियर?
तो आज के बाद आप लोगों का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। आज के बाद आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या क्लियर होगा? स्लोप और डिफ्लेक्शन। स्लोप और डिफ्लेक्शन में, स्लोप और रोटेशन में क्या डिफरेंस है? रोटेशन विजुअल होता है, रोटेशन विजुअल होता है, देख के बता सकते हैं कि इधर घूम रहा है या इधर घूम रहा है, ठीक है। तो इधर घूमता है, घड़ी के दिशा में घूमता है तो उसको क्लॉकवाइज बोलते हैं, घड़ी के अपोजिट दिशा में घूमता है तो एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। आया समझ में? स्लोप क्या होता है? स्लोप इज tan ऑफ एंगल फ्रॉम x एक्सिस टुवर्ड्स y एक्सिस। tan ऑफ एंगल बिटवीन फ्रॉम x एक्सिस टुवर्ड्स y एक्सिस, यानी कि स्लोप जो होता है वो हमेशा x से y एक्सिस के तरफ का जो एंगल होता है उसका tan होता है, दैट इज स्लोप। तो स्लोप हमेशा फिक्स है, स्लोप हमेशा फिक्स है, x से y के तरफ ही आपको एंगल लेना है, ठीक है ना, दैट इज स्लोप। रोटेशन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, किसी को भी पॉजिटिव किसी को भी नेगेटिव आप ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। सो डिफरेंस यही है। अब कभी कभी रोटेशन और स्लोप इक्वल होता है, कभी कभी रोटेशन और स्लोप में 180 डिग्री का डिफरेंस होता है, तो अभी एग्जांपल देके भी समझाएंगे, ठीक है। यहां पे लिखे हैं रोटेशन पॉजिटिव इफ क्लॉकवाइज, रोटेशन इज विजुअल। अच्छा, डिफरेंस नहीं बताएं, ठीक है ना। सो बहुत सिंपल है। रोटेशन और स्लोप, स्लोप जो होता है दैट इज मैथमेटिकल और रोटेशन जो होता है दैट इज विजुअल, ठीक है। रोटेशन इज विजुअल और स्लोप इज मैथमेटिकल। बताइए, हम लोग स्ट्रक्चर का स्लोप निकालते हैं लोड लगाने से या रोटेशन निकालते हैं? पहले यह समझिए। बताइए, स्ट्रक्चर पे लोड लगता है तो उसके बाद हम लोग स्लोप निकालते हैं या रोटेशन निकालते हैं? हम लोग रोटेशन निकालते हैं। स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर पे लोड लगाते हैं तो स्ट्रक्चर रोटेट करता है, तो स्ट्रक्चर का रोटेशन निकालते हैं। चूंकि स्ट्रक्चर का रोटेशन मैथमेटिकली निकालते हैं तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का यूज करते हैं और उससे हम लोग dy बाई dx निकालते हैं। कभी कभी वो dy बाई dx स्लोप रोटेशन के बराबर हो जाता है, कभी 180 माइनस स्लोप रोटेशन के बराबर होता है। इतना डिटेल में कहां समझिएगा? चैप्टर 6 में समझ में आएगा, जब स्लोप डिस्प्लेसमेंट पढ़ाएंगे तो समझ में आया। स्लोप और डिस्प्लेसमेंट जब पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा, इजंट इट। सो हम लोग निकालते क्या हैं? रोटेशन। हम लोग स्ट्रक्चर का क्या निकालते हैं? रोटेशन निकालते हैं। समझ में आया? अब चूंकि मैथमेटिकली निकालते हैं तो बेसिकली वो स्लोप के हेल्प से हम लोग रोटेशन निकालते हैं। निकालते क्या है स्ट्रक्चर का? रोटेशन, ठीक है। नाउ इक्विलिब्रियम और स्टैटिक इक्विलिब्रियम याद है सबको? इक्विलिब्रियम और स्टैटिक इक्विलिब्रियम, जब हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं मतलब सारा फोर्सेस उस पे जीरो। कहां अपने आप को फील कीजिए? स्पेस में। स्पेस में बताइए, आप फ्लोट करते रहते हैं या नहीं? स्पेस में आप फ्लोट करते हैं ना? दिखाता है ना टीवी में, स्पेस का कोई भी सीरियल दिखाता है तो उसमें दिखाता है ना कि स्पेस में आदमी फ्लोट कर रहा है, उस पर नेट फोर्सेस जीरो हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्पेस में वो क्या करता है? फ्लोट करता रहता है, ऐसे ऐसे ऐसे। आया समझ में? क्लियर हुआ? ठीक है। नाउ सो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि नेट फोर्सेज उस पे जीरो होना चाहिए। तो कौन कौन सा फोर्स? सारा फोर्स और सारा मूवमेंट 3D में। और जब 2D में हो जाएगा तो 2D में देखिए, ये स्ट्रक्चर अगर 2D में है XY प्लेन में तो सिग्मा FX 0, सिग्मा FY 0, और ये घूम भी नहीं रहा है, तो घूम किस एक्सिस के अबाउट नहीं रहा है? Z एक्सिस के अबाउट, तो सिग्मा MZ 0। तो ये 3 जीरो होना चाहिए।
स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? इफ नेट फोर्स एंड मोमेंट एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो। स्टैटिक इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम में क्या डिफरेंस है? इक्विलिब्रियम में वो रुका हुआ हो या जरूरी नहीं है, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से भी मूव कर रहा है तो भी उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो इक्विलिब्रियम में है। लेकिन स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या होना चाहिए? रुका हुआ होना चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होता है या इक्विलिब्रियम में? सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होता है या इक्विलिब्रियम में? सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होता है या इक्विलिब्रियम में? ठीक है, सो सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होता है। तो हम लोग स्टैटिक इक्विलिब्रियम ज्यादा पढ़ते हैं, और इक्विलिब्रियम कौन लोग पढ़ता है? इक्विलिब्रियम कौन लोग पढ़ता है? इक्विलिब्रियम कौन लोग पढ़ता है? मैकेनिकल वाले इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, मैकेनिकल वाले इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, हम लोग क्या पढ़ते हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं। ठीक है, साइन कन्वेंशन, पूरे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम लोग ये साइन कन्वेंशन फॉलो करते हैं। एक्स एक्सिस राइट साइड, वाई एक्सिस अपवर्ड, जेड एक्सिस एक्स क्रॉस वाई, रोटेशन क्लॉकवाइज, फोर्स along एक्सिस, मोमेंट क्लॉकवाइज पॉजिटिव, रोटेशन डिफ्लेक्शन along एक्सिस पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम सबको समझ में आता है? फ्री बॉडी डायग्राम सबको समझ में आता है? सबको समझ में आता है। फ्री बॉडी डायग्राम +2 से पढ़ते आ रहे हैं। दो बॉडी आपस में कनेक्टेड है, दो बॉडी अगर कनेक्टेड है उसको काट के अलग कर दीजिए, काट के अलग कर दीजिए, और दोनों पे एक दूसरे का इंटरैक्टिव फोर्स को रिप्रेजेंट कर दीजिए, देन दैट इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम। ऐसा हम लोग करते क्यों हैं? होता क्या है, बहुत बड़ा सा बिल्डिंग देखते हैं, समझ में नहीं आता है कि कैसे कोई बनाया होगा, उसको काट काट के छोटा छोटा कर देते हैं ना, तो समझना आसान हो जाता है, इसीलिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाता है। आया समझ में? फ्री बॉडी डायग्राम का पर्पस ये है कि बड़े से स्ट्रक्चर को काट काट के छोटा कर देते हैं, तो उसके बाद समझना आसान हो जाता है। दैट इज द पर्पस ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, हाँ, सोम के बाद आएगा, सोम के बाद स्ट्रक्चर आएगा। ठीक है, सो ये एक क्वेश्चन था जो कि हम क्लास में कराए थे कि ये एक फ्रेम है, फ्रेम को यहां से काटेंगे तो इसका एफबीडी बनाइए, तो इसको काट के अलग कर दिए। अब ये रुका हुआ है, ये स्ट्रक्चर, तो ये भी रुका हुआ होना चाहिए। सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ वाई, सिग्मा एम जेड अप्लाई कर दिए, तो यहां का फोर्सेज निकल गया। दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ जब भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, कोई बताएगा बॉडी के अंदर एंटर करते हैं क्या? बॉडी के अंदर एंटर करते हैं क्या? जब भी हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, बॉडी के अंदर एंटर करना है क्या? बॉडी के अंदर एंटर नहीं करना है, बॉडी को बाहर से देखना है। जैसे देखिए, इसको यहां से काटे तो ये बॉडी ऐसा हो गया, सोच के इमेजिन करके लगता है कि ये पी अप्लाई किए हैं तो मोमेंट आया होगा, तो थोड़ा बहुत तो यहाँ मोमेंट होगा। नहीं, ऐसे नहीं इमेजिन किया जाता है। इस पूरे को आपको एक बॉडी के तरह इमेजिन करना है, तो इस पूरे को एक बॉडी इमेजिन कर लीजिए। बॉडी के अंदर का ज्योमेट्री देखने की जरूरत नहीं है। फ्री बॉडी डायग्राम में बॉडी के अंदर का ज्योमेट्री देखने का जरूरत नहीं है, उसको एक बॉडी मान लीजिए। यहां से लोड लगाएं, यहां से लोड लगाएं, बताइए ये रुका हुआ रहेगा या नहीं? इक्विलिब्रियम में रहेगा, रहेगा ना? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री बॉडी। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कराए थे, सबको याद होगा। यहां से काट दिए, ठीक है, ऐसे करके अलग कर दिए। अब इसको सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ वाई, सिग्मा एम जेड, अगेन इसको पूरे येलो वाले को हमको क्या करना है? एक बॉडी के तरह इमेजिन करना है, तो इसको एक बॉडी के तरह इमेजिन किए हैं। यहाँ पी लोड अगर अप्लाई किए, अब इसको रोकने के लिए यहाँ पे कितना कितना फोर्स अप्लाई करना चाहिए? तो पी अप्लाई करना चाहिए और PL/4 अप्लाई करना चाहिए। सिंपल हो गया, क्लियर?
नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरनल फोर्स, इंटरनल फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बताइए। ये और ये दोनों सेम है या डिफरेंट है? दोनों सेम है या डिफरेंट है? दोनों सेम है या डिफरेंट है? दोनों सेम है। देखने में कौन सा अच्छा लग रहा है, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? देखने में कौन सा अच्छा लग रहा है, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? देखने में फर्स्ट वाला। क्यों? कभी भी काटिए तो फोर्स बाहर से दिखाइए, कभी भी काटिए तो फोर्स को हमेशा बाहर से दिखाना चाहिए, अंदर से नहीं दिखाना चाहिए। कभी भी किसी चीज को काटिए तो फोर्स को हमेशा बाहर से दिखाइए, अंदर से नहीं दिखाइए। तो यहां से काटें, फोर्स को हम लोग किधर से दिखाएंगे, बाहर से दिखाएंगे, अंदर से नहीं दिखाएंगे। आया समझ में? ठीक है। नाउ कॉम्पैटिबिलिटी, कॉम्पैटिबिलिटी बताइए, सबको क्लियर है? कॉम्पैटिबिलिटी स्ट्रक्चर में हम कॉम्पैटिबिलिटी ज्यादा अच्छा से समझाते हैं एज कंपेयर टू सोम। सोम में समझाना था इसलिए बता दिए। देखिए ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। जब हम फोर्स लगाएंगे तो ये ऐसे मूव कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। तो कोई भी स्ट्रक्चर बना हुआ है तो जब आप उस पर लोड लगाते हैं तो वो डिफॉर्म करता है। वो डिफॉर्म वैसे ही करेगा कि उसका सारा कनेक्टिविटी का जो कंडीशन है वो मेंटेन रहे। मतलब सारे कनेक्शंस का कंडीशन को मेंटेन करते हुए वो डिफॉर्म होता है। दिस इज कॉल्ड कॉम्पैटिबिलिटी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कॉम्पैटिबिलिटी। अगर हम इस पे लोड अप्लाई किए हैं तो ये फिक्स सपोर्ट यहीं रहना चाहिए तो वहीं है। क्या बस डिफरेंस आ गया कि ये मूव कर गया। ऐसे गैप बन सकता है क्या दोनों के बीच में? गैप बनना अलाउड नहीं है क्योंकि सब कनेक्टेड है, तो कॉम्पैटिबिलिटी मेंटेन नहीं हुआ। ठीक है। इसमें देखिए 3 मेंबर था और लोड लगाएं तो 2 मेंबर नीचे आ गया, 1 मेंबर ऊपर रह गया। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तो ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि अगर कोई पॉइंट पे 3 मेंबर कनेक्टेड लोड लगाइएगा तो तीनों मेंबर एक साथ जाना चाहिए। अगर एक छूट गया तो कॉम्पैटिबिलिटी मेंटेन नहीं हुआ। क्लियर? ये देखिए 2 मेंबर है आपस में चिपका हुआ है, 2 मेंबर है आपस में चिपका हुआ है, फोर्स लगाएं। ऐसा हो सकता है क्या कि नीचे वाला मेंबर आगे चला जाए, ऊपर वाला मेंबर वहीं रह जाए? ऐसा हो सकता है क्या कि नीचे वाला मेंबर आगे चला जाए, ऊपर वाला मेंबर वहीं रह जाए? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो इसमें भी कॉम्पैटिबिलिटी मेंटेन नहीं हुआ। क्लियर? नाउ स्ट्रेस और स्ट्रेन, स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या डिफरेंस होता है? बहुत सिंपल है। फोर्स लगाएं, ठीक है, फोर्स लगाएं तो फोर्स जब हम लोग लगाते हैं तो कोई भी चीज डिफॉर्म होना चाहता है, ठीक है, और डिफॉर्म होने के अगेंस्ट में जो रेजिस्टेंस है दैट रेजिस्टेंस इज स्ट्रेस। ठीक है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिफॉर्मेशन इज स्ट्रेस। हम लोग ऐसे लोड लगाएं तो ये ऐसे खींचना चाह रहा था, ठीक है, तो लोड यहां पे लगाएं। अगर हम इसको बीच से काट के देखें तो इधर लोड लगाएंगे तो ये पोर्शन तो आगे चला जाएगा लेकिन जा नहीं रहा है, तो इसको कौन रोके हुए है? तो यहां छोटा 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 बहुत सारा फोर्स होगा। दिस फोर्स इज नथिंग बट स्ट्रेस, फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज स्ट्रेस। तो इसका सिग्मा एफएक्स 0 की यहां से हम लोगों को पता चल गया कि यहां पर जो होगा दैट इज सिग्मा। दिस इज नॉर्मल स्ट्रेस बिकॉज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन। दो टाइप का स्ट्रेस होता है, एक नॉर्मल स्ट्रेस और एक शियर स्ट्रेस। जो किसी सरफेस के परपेंडिकुलर है दैट इज नॉर्मल स्ट्रेस, और सरफेस के अलोंग है दैट इज शियर स्ट्रेस। अब कहिएगा कि सर कोई फोर्स अगर इंक्लाइंड है तो उसका दो कंपोनेंट होगा ना, एक वर्टिकल और एक अलोंग द सरफेस, ठीक है, तो उसको भी आप नॉर्मल और शियर में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, यूनिट स्ट्रेस का यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर एमएम स्क्वायर स्ट्रेस का यूनिट होता है। पास्कल साहब को सबसे पहले समझ में आया था ये चीज, तो उन्होंने अपने नाम पे रख दिया था पास्कल। न्यूटन पर एमएम स्क्वायर इज पास्कल। इन जनरल स्ट्रेस इज रिप्रेजेंटेड इन न्यूटन पर एमएम स्क्वायर यूनिट। तो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर इज इक्वल टू 10 to the power 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
तो 10 टू द पावर 6 पास्कल यानी कि मेगा पास्कल। तो न्यूटन पर mm स्क्वायर, अच्छा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज पास्कल, SI यूनिट इज पास्कल। तो न्यूटन पर mm स्क्वायर में जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कीजिएगा तो मेगा पास्कल हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है। प्रेशर और स्ट्रेस में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड स्ट्रेस? प्रेशर एक्सटर्नल होता है और स्ट्रेस क्या होता है? इंटरनल होता है। ठीक है। जैसे जमीन पे आप पैर रखते हैं तो आप फ्लोर पे प्रेशर अप्लाई करते हैं और उस मटेरियल के अंदर क्या डेवलप होता है? दैट इज स्ट्रेस। आप ऊपर से पैर रखते हैं देन दैट इज प्रेशर, और अंदर से क्या डेवलप होता है? दैट इज स्ट्रेस। ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मल स्ट्रेन? तो देखिए लोड हम लोग अप्लाई किए तो नॉर्मल स्ट्रेस की वजह से जो मटेरियल में इलोंगेशन होता है, तो इलोंगेशन पर यूनिट लेंथ इज नॉर्मल स्ट्रेन। तो नॉर्मल स्ट्रेस की वजह से जो स्ट्रेन है दैट इज नॉर्मल स्ट्रेन। ठीक है। तो आप इस पे लोड अप्लाई किए, इलोंगेशन हुआ डेल्टा, डेल्टा कितने लेंथ में इलोंगेशन हुआ? पूरे लेंथ में। तो डेल्टा बाई एल इज द स्ट्रेन। ठीक है ना। इट इज यूनिट लेस क्वांटिटी, ये यूनिट लेस क्वांटिटी है क्योंकि ऊपर इलोंगेशन जिस यूनिट में, नीचे लेंथ भी उसी यूनिट में है, इसलिए ये यूनिट लेस क्वांटिटी है। प्रेशर के कारण स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस के कारण प्रेशर नहीं होता है। ठीक है। आप बाहर से कुछ अप्लाई कीजिएगा तब तो इंटरनल कुछ डेवलप होगा, बाहर से कुछ अप्लाई ही नहीं कीजिएगा तो इंटरनल कोई चीज क्यों डेवलप होगा? शियर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो देखिए कोई दो ब्लॉक है, अगर हम इस पे ऐसे लोड लगा रहे हैं तो ये स्लाइड करना चाहेगा या नहीं? अगर यहाँ ग्लू लगा हुआ है तो अब देखिए अलग कर देते हैं, तो ये पी लोड डाउनवर्ड है तो यहाँ पे शियर स्ट्रेस डेवलप होगा। शियर स्ट्रेस को ही टेंजेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हैं। ठीक है। ऑलवेज एक्ट पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन के पैरेलल होता है, ये हमेशा क्रॉस सेक्शन के पैरेलल होगा। दिस इज ऑल्सो इंटरनल रेजिस्टिंग स्ट्रेस, ये भी इंटरनल रेजिस्टिंग स्ट्रेस है, इसका भी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दैट इज पास्कल। ठीक है। नाउ शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन किसको बोलते हैं? तो देखिए कोई एक बॉडी है, यहां पे मान लीजिए फिक्स है, यहां पे लोड लगाएं, तो लोड लगाएं तो ये ऐसे आगे गया, ऐसे आगे गया तो ये ऐसा हो जाएगा या नहीं? ठीक है। लोड लगाएं तो ये ऐसा हो जाएगा। क्लियर? नाउ यहां पे जो डेल्टा हुआ और जो ये हाइट है, तो ये जितना इसका जो एंगल बना ना, दिस एंगल इज कॉल्ड शियर स्ट्रेन। क्लियर? तो नीचे से फिक्स है, सारा मूवमेंट को एक सरफेस पे करा दिए। अगर दोनों सरफेस पे करा देंगे, ये भी मूव किया और ये भी मूव किया, तो देखिए यहां से यहां ये डेल्टा चला गया। क्लियर? तो ये डेल्टा चला गया तो यहां से लेके यहां तक क्या हो जाएगा? ये डेल्टा इधर गया, ये डेल्टा इधर गया, तो टोटल यहां से यहां तक कितना आ गया? दैट इज 2 डेल्टा, 2 डिवाइडेड डेल्टा बाई एल, दैट इज शियर स्ट्रेन। आया समझ में? चलिए एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस पार्ट टू एक्सटर्नल और इंटरनल। कोई भी बॉडी अगर 3D में है, कोई भी बॉडी अगर 3D में है तो उसके क्रॉस सेक्शन को कट कीजिएगा तो टोटल कितना फोर्स और मूवमेंट होगा? टोटल कितना होगा बताइए? हाउ मेनी फोर्सेज एंड मूवमेंट टोटल? किसी भी क्रॉस सेक्शन को कट करेंगे तो टोटल कितना फोर्स और मूवमेंट होगा? दैट इज 6। कितना होगा? 6 होगा। क्लियर? 3 एक्सिस है तो तीनों एक्सिस में 3 फोर्स, और 3 एक्सिस है तो तीनों एक्सिस के अबाउट 3 मोमेंट। अब देखिए Fx को क्या बोल सकते हैं? Fx को क्या बोल सकते हैं? टेंशन और कंप्रेशन। Fy को क्या बोलेंगे? शियर। Fz को क्या बोलेंगे? शियर। Mx टॉर्शन, My बेंडिंग, Mz बेंडिंग। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया? 6। टोटल नंबर ऑफ इफेक्ट कितना हुआ? ये 6 फोर्स मिलके कितना इफेक्ट क्रिएट कर रहा है? 4। देखिए टेंशन और कंप्रेशन, फिर 2 तो शियर है, एक टॉर्शन है और 2 बेंडिंग है, तो इफेक्ट कितना हो गया? 4। टेंशन ऑब्लिक कंप्रेशन, शियर, टॉर्शन, बेंडिंग। आया समझ में?
नाउ अब देखिए उसके कारण जो स्ट्रेस डेवलप हुआ, ठीक है, उसके कारण जो स्ट्रेस डेवलप हुआ वो कौन सा हुआ? Fx के कारण नॉर्मल स्ट्रेस, Fy के कारण शियर स्ट्रेस, Fz के कारण शियर स्ट्रेस, Mx टॉर्शन अप्लाई करेंगे तो उसके कारण भी शियर स्ट्रेस, My नॉर्मल स्ट्रेस, Mz नॉर्मल स्ट्रेस। नाउ टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेस कितना डेवलप हुआ? दो ही टाइप का स्ट्रेस डेवलप होता है, दैट इज शियर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, अब बहुत सिंपल है, देखिए 6 फोर्स, ठीक है, 6 फोर्स का इफेक्ट 4, ठीक है ना, 6 फोर्स है, 6 फोर्स का ये इफेक्ट है, उस इफेक्ट के क्रॉसपॉन्डिंग किस तरह का डिफॉर्मेशन होता है? तो देखिए डिफॉर्मेशन, इलोंगेशन होगा, शॉर्टनिंग होगा, बेंडिंग होगा, स्लाइडिंग होगा, ट्विस्टिंग होगा। क्लियर? और जिसकी वजह से फाइनली स्ट्रक्चर में क्या आता है? डिफ्लेक्शन और रोटेशन। ये सीक्वेंस सबको समझ में आना चाहिए। ये सीक्वेंस समझ में आया सबको? आप अप्लाई करते हैं ये 6 फोर्स, उस 6 फोर्स के कारण टेंशन, कंप्रेशन, मोमेंट, शियर, टॉर्शन आता है, उसके कारण मेंबर में डिफॉर्मेशन, इलोंगेशन, शॉर्टनिंग, बेंडिंग, स्लाइडिंग या ट्विस्टिंग होता है, और जिसकी वजह से स्ट्रक्चर डिफ्लेक्ट या रोटेट करता है। समझ में आया? क्लियर? तो हम लोग क्या देखते हैं कि कोई स्ट्रक्चर है, इस पर कितना लोड अप्लाई किए तो उसका डिफ्लेक्शन, रोटेशन कितना हुआ, और उसके बीच में ये सीक्वेंस है। आया समझ में सबको? ठीक है, फॉर 2D स्ट्रक्चर जब XY प्लेन में होगा तो यही हम लोग कितना कंसीडर करेंगे? 3 ही कंसीडर करेंगे, Fx, Fy और Mz, ओनली 3 कंसीडर करते हैं। कॉमन स्ट्रक्चरल मेंबर, कॉमन स्ट्रक्चरल मेंबर कौन कौन सा होता है? तो एक्सियल मेंबर, एक्सियल मेंबर में कितना अननोन होगा? बस एक अननोन होता है एक्सियल मेंबर में, कौन सा? या तो टेंशन होगा या कंप्रेशन होगा, इधर टेंशन और कंप्रेशन। ठीक है, बीम फ्रेम, बीम या फ्रेम का मेंबर होगा, उसको कहीं से काटिएगा तो उसमें 3 अननोन होगा। ये 2D की बात कर रहे हैं, 3D की बात नहीं कर रहे, 2D। क्यों? क्योंकि हम लोग को ज्यादा क्या पढ़ना है? 2D ही पढ़ना है, 3D नहीं पढ़ना है। हम लोग को ज्यादा क्या पढ़ना है? 2D पढ़ना है। क्लियर? तो X, Y, शेयर और मोमेंट, तो कितना अननोन होता है? दैट इज 3। अगर यही केबल हो जाता है तो केबल में कितना अननोन हो जाता है? बस एक। टोटल अननोन इज 1, दैट इज टेंशन। आया समझ में? ठीक है, टाइप्स ऑफ लोड, टाइप्स ऑफ लोड में कुछ रिवाइज करने लायक नहीं है। ठीक है, ये तो आप लोग सब लोगों को पता होगा, टाइप्स ऑफ लोड, ये तो बस नोट्स में लिखाना था इसलिए लिखा दिए। टाइप्स ऑफ लोड बताने की जरूरत है? बताइए। पॉइंट लोड, कोई एग्जांपल? लोड फ्रॉम लेग ऑफ चेयर, चेयर के लेग से जो लोड आता है दैट इज पॉइंट लोड। पॉइंट मोमेंट, ये पॉइंट मोमेंट कैसे आएगा? तो पुश और पुल साइमल्टेनियसली अप्लाई कीजिएगा तो पॉइंट मोमेंट आ जाएगा। पुश और पुल साइमल्टेनियसली अप्लाई कीजिएगा तो पॉइंट मोमेंट। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का कोई एग्जांपल? वेट ऑफ फ्लोरिंग, स्लैब के ऊपर जो फ्लोरिंग लगाते हैं तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट, मोमेंट ट्रांसफर्ड बाय हैंड रेल ऑन फ्लोर। हैंड रेल होता है ना, आप हैंड रेल पे धक्का देते हैं, तो धक्का देते हैं तो वो जो फ्लोर पे मोमेंट ट्रांसफर होता है, यानी थ्रू आउट क्या हो जाएगा? मोमेंट ट्रांसफर होगा। यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड, फ्लोर लोड इन सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल में जब आप जाके बैठते हैं तो फ्लोर ऐसे रहता है, तो बताइए पीछे के पोर्शन पे ज्यादा लोड होगा या नहीं? इज इट क्लियर? टाइप्स ऑफ सपोर्ट, कितना बचा हुआ है? ज्यादा नहीं। टाइप्स ऑफ सपोर्ट, कितने टाइप का सपोर्ट होता है? जितना सपोर्ट का काम क्या है? स्ट्रक्चर के मूवमेंट को रोकना। सपोर्ट का काम क्या है? स्ट्रक्चर के मूवमेंट को रोकना। क्लियर? तो 2D में कितना मूवमेंट हो सकता है? 3, एक्स वाई और रोटेशन। क्लियर? एक्स वाई और रोटेशन। तो हम लोग पहले एक एक करके रोकेंगे, फिर कंबाइंड करके रोकेंगे और फिर तीनों को रोकेंगे। ठीक है, सो जितना तरह का सपोर्ट बन सके। क्लियर? तीनों को रोकते हैं तो फिक्स सपोर्ट, 3 रोके हैं तो कितना रिएक्शन? 3 रिएक्शन। आया समझ में? एक्स वाई को रोके हैं तो एक्स में नहीं जाएगा, वाई में नहीं जाएगा, रोटेट होने के लिए फ्री है, कितना रिएक्शन? 2 रिएक्शन। वाई और रोटेशन, ठीक है ना, वाई और रोटेशन,
तो वाई में नहीं जाएगा और रोटेशन नहीं होगा, ठीक है, वाई में नहीं जाएगा और रोटेशन नहीं होगा। सो इस टाइप का हो जाएगा, इसको गाइडेड रोलर बोलते हैं। क्लियर? ये कहाँ यूज होता है ऐसा गाइडेड रोलर? स्लाइडिंग डोर में, ठीक है। रोटेशन और एक्स, ऐसा स्लाइडिंग कहाँ यूज होता है गाइडेड रोलर? शटर, दुकान का जो शटर होता है वो भी क्या होता है? गाइडेड रोलर होता है। क्लियर? केबल एक्स को रोक दिए तो ये रोलर हो गया, एक्स को रोकने वाला रोलर। ये वाई को रोक दिए तो वाई डायरेक्शन का रोलर, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का कितना टाइप होता है? तो अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर का अलग अलग लोग नाम दे दिया है। इसको लोग सीधा बोलता है कैंटिलीवर, इसको लोग बोलता है कैंटिलीवर, इसको बोलता है प्रॉप्ड कैंटिलीवर भी। कंफ्यूज नहीं होना है कि सर प्रॉप्ड कैंटिलीवर में यार रोलर रहेगा कि पिन सपोर्ट रहेगा। ये सब छोटी छोटी चीजों से कंफ्यूज नहीं होना है, समझ में आया? रोलर भी है तब भी प्रॉप्ड कैंटिलीवर, और पिन सपोर्ट है तब भी प्रॉप्ड कैंटिलीवर, ये दोनों प्रॉप्ड कैंटिलीवर ही होता है, ठीक है। लेकिन अगर कुछ मेंशन नहीं है तो हम लोग ये वाला बनाते हैं, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड बीम, एक साइड पिन एक साइड रोलर, दैट इज सिंपली सपोर्टेड बीम। इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है कि सर दोनों साइड पिन हो सकता है क्या, दोनों साइड रोलर हो सकता है क्या? हो सकता है, वो भी सिंपली सपोर्टेड ही है, ठीक है। लेकिन कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग सिंपली सपोर्टेड मतलब ये मानते हैं, एक साइड पिन एक साइड रोलर। डबल ओवरहैंग, इधर भी निकला हुआ है इधर भी निकला हुआ है। सिंगल ओवरहैंग, एक साइड निकला हुआ है। फिक्स्ड बीम, इधर भी फिक्स्ड है इधर भी फिक्स्ड है, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड बीम। कॉन्टिन्यूअस बीम, कॉन्टिन्यूअस बीम में किसी सपोर्ट के ऊपर बीम कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, देन ओनली इट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस बीम, ठीक है। इसको कहते हैं पोर्टल फ्रेम। पोर्टल फ्रेम ये सिंगल बे है या डबल बे है? बताइए, ये पोर्टल फ्रेम सिंगल बे है या डबल बे है? पोर्टल फ्रेम सिंगल बे है या डबल बे है? सिंगल है। ये गेबल फ्रेम, ठीक है, दिस इज गेबल फ्रेम, ठीक है। ये क्या है? इसको गेबल फ्रेम बोलते हैं। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दिखे देगा, लिख देगा पोर्टल फ्रेम गेबल फ्रेम लिख देगा, तो इसलिए आपको ज्योमेट्री पता होना चाहिए, ठीक है। स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी? स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी यहां बताएं उससे अच्छा है कि स्ट्रक्चर एनालिसिस में बताएंगे, ठीक है। स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी सुम में बताने का कोई मीनिंग नहीं है, यहां पे पूरा खुल के बता नहीं पाएंगे, उससे अच्छा है कि इसको स्ट्रक्चर एनालिसिस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या करना होता है? सिंपल, a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 प्लस a3, a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 प्लस a3, जो आप लोग +2 में भी करते थे, 10th में भी करते थे, CG निकालना, ठीक है। सो CG आप लोग निकालते थे ना, याद है? CG निकालना है। तो अगर ये पॉइंट ओरिजिन है और ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, तो आपको क्या करना है? इसका CG निकालना है। तो सिंपल है, इसको 3 रेक्टेंगल में डिवाइड कर दीजिए। कैसे डिवाइड किया हम? ऐसे, एक रेक्टेंगल ये, दूसरा रेक्टेंगल ये और तीसरा रेक्टेंगल ये, 3 रेक्टेंगल में डिवाइड किए। तीनों रेक्टेंगल का a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 और a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 डिवाइडेड बाई टोटल a, और ऐसे करके दोनों का CG निकाला हुआ है, दोनों का CG निकाला हुआ है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फर्स्ट चैप्टर। रिवीजन करके आइएगा ना कल, ठीक है। सो मुझसे रिलेटेड ये पूरा क्लास नोट्स कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट लिंक्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट लिंक्स में जाइए, उसको ओपन करके देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा। इसको डाउनलोड कर लीजिएगा नोट्स को। इसी का प्रिंटेबल फॉर्मेट भी अवेलेबल है, वाइट बैकग्राउंड वाला, जिसको कि आप प्रिंट ले सकते हैं। ये ब्लैक बैकग्राउंड प्रिंट नहीं लिया जा सकता है, समझ में आया? सो वाइट बैकग्राउंड को आप लोग ईजिली प्रिंट भी ले सकते हैं, ठीक है। कल मिलेंगे सेम टाइम पे यहीं पे यूट्यूब पे, कल मिलेंगे सेम टाइम पे यूट्यूब पे ही, और आगे हम लोग सेकंड चैप्टर रिवाइज करेंगे।
ओके, बाय 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 बाय। रिवीजन रिवीजन कुणाल, रिवीजन।